ये लगाने की जरूरत है, लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ चलता है। इससे वापस अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रमोद अशोक दुबे है। आई एम टीचिंग इन लास्ट 4-5। कोई बताएगा मुझे? इंडियन का मतलब तो समझ में आ रहा है, भारतीय। ठीक है। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। आपको मालूम है दो चीज का हमारे यहाँ पर अलग अलग चीज है। एक है आपका, ये नाम आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और ये है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। अभी आप लोग अगर लास्ट ईयर कर रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा जहां पर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और ये इकोनॉमी है, यानी कि ये एक सिस्टम है। समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट है आपका और ये आपका सिस्टम है, एक प्रकार है, प्रणाली तंत्र है, जिसको यूज करके एक, मतलब जैसे आप बोल सकते हो सब्जी काटने के लिए मम्मी को क्या चाहिए, पहले चाकू चाहिए, एकदम धार रहना चाहिए, तो सब्जी काटेगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो ये एक सिस्टम है, इसके द्वारा इकोनॉमी की शुरुआत होती है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। दो टाइप के, आप ये तो समझ गए, ये क्या है आपका सिस्टम है। एक सिस्टम है हमारे पास इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में, जिसको हम लोग पकड़ के पूरे अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी है, नॉमिक्स नहीं लिखा रहेगा, रमेश सिंह, मतलब ये ऊपर क्या बता रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्री। अर्थव्यवस्था मतलब सरकार के सारे प्रणाली के सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था, जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद टैक्सेस, जीएसटी क्यों आया, आखिर कुछ मतलब होगा ना। हर एक चीज के पीछे दो चीज का अपना एक सिद्धांत पकड़ के चलिए। हम जो भी कर रहे हैं, एक तो है व्हाट, एक है व्हाई। मैं केवल आपको ही नहीं बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे प्रणाली को यूज करता हूँ, सिस्टम। जब किसी चीज को आप एक बार पढ़ रहे हो तो उसके पीछे दो क्वेश्चन को देखते रहिए। एक व्हाट, क्या है, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, दूसरा व्हाई, क्यों, क्यों पढ़े और क्या पढ़े। और जब तक इस बात का आंसर मुझे नहीं मिल जाता है तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग बोला, रीडिंग करते जा रहे हैं, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आप FY SY के नहीं है कि कॉलेज वाले टीचर है धक्का मार के बाहर निकाल देंगे, रिजल्ट अच्छा दे देंगे, ये सब अलग से बात। यहाँ पर आपके अंदर सबसे पहले प्रेशर बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा प्रेशर ही है। 4 है, 5 है, ऐसे बहुत सारे कोचिंग। मैं 3 कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, चौथा कोचिंग आज से स्टार्ट। हर एक कोचिंग में 20-25, कहीं पे 5, कहीं पे 7। ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर थाना की बात कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं कि थाना में जितने कोचिंग सब जगह पढ़ा, यानी आप सोच सकते हैं हर एक कोचिंग में 10-15 अगर एवरेज लेके चले, और केवल थाना डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग, 10 क्लासेस है, एवरेज 10, इसका मतलब कितना हो गया, 100 स्टूडेंट एक डिस्ट्रिक्ट से। और वैकेंसीज कितना है मैंने आपको बताया, 899, 799, हर साल का एवरेज पकड़ लो आप, 1000 तक वैकेंसीज है। इसका मतलब आपके अंदर एक गंभीरता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आपको देख के भी लग रहा है कि शायद बन सकते हैं। शायद मतलब 0.0 इतना इतना परसेंटेज का चांस रहता है, लेकिन बन सकते हैं अगर धैर्य अच्छा हो तो। मैंने तो काफी समय, लेट समय के बाद शुरुआत की, मेरी कुछ पर्सनल मजबूरी थी, काफी पढ़ाई करने के बाद, घर को देखने के बाद, खैर जो भी, मैंने अभी शुरुआत किया। लेकिन अभी आपके पास पूरा चांस है कि अभी आप सही समय पर एक अच्छे जगह पर आके बैठ चुके हैं, आप शुरुआत कर सकते हो सही समय और सही जगह पर। ठीक है, अब सब्जेक्ट पर आते हैं। इकोनॉमिक्स आपका क्या है, सिस्टम, एक प्रकार है। इकोनॉमी दो टाइप्स है, कौन बताएगा?
तो हाँ राइट, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। क्या होता है ये? इसको कैसे, ओके कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, कोई फ्रूट का नाम कंपैरिजन, किसी फ्रूट से अगर मैं आपको बोलूं लिंक करने के लिए, जिसे आप बड़े आसानी से याद कर सकते। ठीक है, एप्पल हाथ में आप लीजिए, मान के चलिए आपके पास एक एप्पल है। पूरे एप्पल को अगर आपको रीड करना, होल एग्रीगेट, यानी कि पूरा एप्पल जब आप रीड करोगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समझिए, मैक्रो। लेकिन जब उसी एप्पल को एक पीस को कट करोगे तो ये ऐसे आपका बाहर आ जाएगा। इस एक छोटे से पीस को यानी कट पीस को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो। दैट इज कॉल्ड द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। सिंपल। ज्यादा सोचेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे। फिलोसफी मेरा एक सब्जेक्ट है, तो मुझे वहां पर पढ़ने को मिलता है कि ज्यादा सोचने पे डिप्रेशन में जाएंगे। किसी भी चीज को हल्के लेवल में लीजिए और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, नहीं तो ऐसा मुझे लग रहा है मैं कहाँ पर आ गया सब। हाँ अभी थोड़ा सा अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए अच्छे से पढ़ते हुए तब आगे जाएंगे। सिस्टम को समझने के लिए ना पहले एकदम माइंड एकदम रिलैक्सनेस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया आपने? डबल लिया? ओके, नॉट एन इशू। और ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो आपने सिस्टम समझ गए। तीन तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पता है आपको? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, फर्स्ट आता है आपका कैपिटलाइज, अभी याद आया कुछ? सेकंड है सोशलिस्ट, थर्ड है मिक्स। कैपिटलाइज इकोनॉमिक्स, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक, थर्ड मिक्स इकोनॉमिक। तीनों अलग अलग व्यवस्था ऐसे बनाए गए कि कैपिटलाइज इकोनॉमिक में सरकार सारे के सारे इकोनॉमिक को, पूरे अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को किसके ऊपर छोड़ देती है? मार्केट के ऊपर, बाजार के ऊपर। सेकंड आता है जब मार्केट के ऊपर छोड़ा जाता है, यानी जब इकोनॉमी की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र को पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर किसी व्यवस्था को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले अनकंट्रोल, और कोई डिसीजन नहीं होगा। बिकॉज कौन डिसीजन लेगा? मार्केट डिसीजन लेगा। जैसे आपने सुना होगा ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये लोग डिसाइड करेंगे। मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से चलना चाहिए और किस तरह से नहीं चलना चाहिए। मतलब कैपिटलाइज इकोनॉमिक, इट मींस अनकंट्रोल इकोनॉमिक्स, नो डिसीजन। इसका मतलब कहां पर गया है ये? प्राइवेट में। क्लियर? नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये जाता है सीधा पब्लिक के पास। पब्लिक का मतलब आप मान के चलिए क्या होगा? गवर्नमेंट। ये क्या होगा? ये कंट्रोल होगा, नियमित होगा। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा यहाँ पर? गवर्नमेंट लेगी। यहाँ पर कौन डिसीजन लेगा? प्राइवेट। फाइनल कौन करेगा? मार्केट। पूरी तरह से मार्केट यानी बाजार की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड होगा। क्या होगा? कैपिटल। चाहो तो लिख सकते हो आप, लिख लेने से थोड़ा सा आपका फायदा रहेगा। ऊपर का हेडलाइन डाल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, या फिर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था।
3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। फर्स्ट कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक, प्राइवेट के ऊपर पूरी तरह से मार्केट डिसीजन लेगा। मार्केट डिसीजन लेगा तो अनकंट्रोल रहेगा, ये बाजार की अर्थव्यवस्था कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। जैसे आज अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का प्राइस 10 रुपया है तो कल 12 रुपया हो सकता है और परसों 8 रुपया हो सकता है, मतलब अनकंट्रोल होगा, कोई भी डिसीजन नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड आता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है पब्लिक डिसीजन ले रहा है, मतलब ये पूरी तरह से कंट्रोल होगा। और अगर ये पब्लिक ले रहा है, गवर्नमेंट के पास है, तो मतलब क्या है, ये पूरी तरह से कंट्रोल है। सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन हुआ क्या कि सरकार ने ये सोचा कि सारे चीज की व्यवस्था तो हम नहीं ले सकते। टमाटर का भाव, कांदे का प्राइस, बटाटे का प्राइस, सारी चीजों का प्राइस तो नहीं ले सकते हैं, यानी हम कुछ ही व्यवस्था को अपने पास रख सकते हैं। जैसे सरकार के पास अभी क्या है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और पेट्रोल, ये सारे डिसीजन सरकार ने लिया तो बाकी डिसीजन सभी लोगों के ऊपर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। क्राइम प्राइस क्या होता है, कम या ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसको भी हमने कैंसिल कर दिया, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सेकेंड वाला मिक्स, थर्ड मिक्स इकोनॉमी, यहाँ पर दोनों डिसीजन लेंगे, प्राइवेट प्लस पब्लिक। समझ में आ रहा है? थर्ड में तीनों दोनों डिसीजन लेंगे। और यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के लिए कौन सा कंट्री को रखेंगे, इंडिया। दोनों मिक्स है ना। मार्केट प्राइस को कौन डिसाइड कर रहा है, प्राइवेट डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज। और पेट्रोल के प्राइस को और रेलवे के प्राइस को कौन डिसाइड कर रहा है, पब्लिक डिसाइड कर रही है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल सेट हो गया, प्राइवेट प्लस पब्लिक। ठीक है। कैपिटलाइज में आप रख सकते हो यूएसए, यूके, जापान, चाइना भी आ सकता है। ठीक है। सेकंड में किसको रख सकते हैं, सोशलिस्ट में रसिया और एक्सेट्रा। तीनों चीज आपको समझ में आ गया। सोशलिस्ट पूरी तरह से सरकार संभाल रही है, जिसके हाथ में अब रसिया, जर्मन, हाँ जर्मन, हाँ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ कोरिया, बस कोरिया जर्मन में। साउथ गवर्नमेंट का पूरा रोल है वहां पर, तो आप नॉर्थ लिख सकते हो। सोशलिस्ट इकोनॉमिक, पब्लिक डिसीजन, जहां पर भी सरकार पूरी तरह से डिसीजन लेगी, प्राइवेट का कोई भी हाथ नहीं होगा, ऐसे जगह को हम लोग क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। जहां पर पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में होगा उसको क्या कहेंगे, कैपिटलाइज। जहां पर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों का हाथ रहेगा उसको क्या कहेंगे, मिक्स इकोनॉमी। क्लियर? अब सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पर शायद आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा। आप नाम बताइए। नहीं नहीं, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेक्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी, हाँ उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और सेकंड, टर्सरी और क्वार्टरनरी और टर्नरी, ये दो अभी अभी बाद में जोड़ा गया, क्वार्टरनरी और टर्नरी सेक्टर। पहले प्राइमरी सेक्टर को कहां पर ऐड करेंगे, एग्रीकल्चर। सेकंड को इंडस्ट्री, कंपनी एक्सेट्रा। टर्सरी को सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब
जो भी आदमी सर्विस दे रहा हो, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे वर्ल्ड की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड में दो ही चीज आपको मिलेगा, एक तो गुड्स होगा, एक तो सर्विसेज होगा। गुड्स यानी कि कोई प्रोडक्ट, दुकान पर गया, कॉपी लिया, किताब लिया, पेन लिया, पेंसिल खरीदा, कुछ भूख लगा तो जाके वड़ा पाव खा लिया, फेमस सीजन है तो पहले वो नाम ले रहा हूँ, बिस्किट खरीद लिया, ये गुड्स है। सर्विसेज मतलब ऐसा जो प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है लेकिन आपको कुछ सर्विसेज दे रहा है। आप यहाँ पर फीस भरे, आपको कुछ सर्विसेज मिला। मेरे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैंने आपको प्रोडक्ट लाके दे दिया और फिर मैं यहाँ से चला गया। टीचिंग है, सर्विसेज है। ट्रांसपोर्ट वाले को बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, आपने वहां पर कोई फीस भरा, नॉर्मल फीस भरा, एक जगह से दूसरे वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको क्या कर दिया हो, छोड़ दिया। ठीक है, टीचिंग हो गया, लॉयर्स का हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, लॉयर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो ये क्या है, सर्विसेज। उनके पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, उन्होंने फीस ले लिया 10,000 15,000 जो भी है, और लेने के बाद आपका एक ऑपरेशन कर दिया, आपको छोटे छोटे 3-4 गोलियां दे दिया। कभी आपने पूछा सर 500 रुपए में खाली 4 गोली, 500 में बहुत सारा बिस्किट मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन सर्विसेज मायने रखता है। हर कोई गोली दे के आपको ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और आपके सारी बीमारियों की समस्याओं के बारे में उसको पता है। कुछ 2 या 3 सवाल आपसे पूछेगा और फिर उस तरह से किसी न किसी डब्बे में से कोई ना कोई गोली निकाल के दे देगा और आपको आराम हो जाएगा। थोड़ा अगर मुझे भी पता हो तो मैं फिर ये लाइन छोड़ के वहां पर बैठ जाऊँ, 2-3 गोली निकाल के ये लो, पैसा ले गया घर पे। लेकिन हर किसी की बात की नहीं है, वो मेरा ये काम नहीं कर सकते हैं, है ना। कहना बड़ा आसान है, अभी मैंने कहा ना, कहना बड़ा आसान है। उनके पास गया, गोली को ले लिया, पता चला कोई टपक गया, आया कोई उठा के लेके गया, वो मेरी जगह नहीं आ सकते, मैं उनकी जगह नहीं जा सकता। दिस इज कॉल्ड द सर्विसेज, लोगों को सर्विस दिया जाता है। उसके बाद आता है क्वाटरनरी, इसको अभी अभी जोड़ा गया है, इसको रिसर्च के द्वारा जोड़ा गया है। जो भी ऐसा व्यक्ति हो जो किसी न किसी फील्ड में रिसर्च करता हो, साइंस टेक्नोलॉजी में, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, और या तो रिसर्च कर रहा है, इसको पकड़ना आप क्वाटरनरी में। अगर वो किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहा है या पीएचडी है तो उसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, क्वाटरनरी सेक्टर में। और यहाँ पर टॉप 2 लेवल, टॉप मॉडल, ऐसा एक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद से जुड़ा हुआ है, अगर वो एक डिसीजन ले ले। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कौन है, ये है ना आपका फाइनल, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, आईएएस। फाइनल इसी के बाद डिसीजन, इसने जो भी डिसीजन ले लिया, एटलीस्ट पूरे गांव समाज में, पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कम से कम उस डिस्ट्रिक्ट में तो लागू हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए पीएम, और एक कंट्री, सॉरी, एक स्टेट के लिए सीएम। तो ये कौन है, टॉप लेवल पर है, टॉप मॉडल, टॉप लेवल, मतलब क्यूनरी सेक्टर में आएगा। 2 सेक्टर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और ज्यादा इतना टफ नहीं, मैंने अभी आपको बता दिया। फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल कंपनी, टर्सरी में सर्विस सेक्टर, फोर्थ क्वाटरनरी में रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिफ्थ में क्यूनरी मतलब टॉप लेवल। जो भी व्यक्ति या जो भी पर्सन टॉप लेवल में आएगा उसको हम लोग क्यूनरी सेक्टर कहेंगे। किसको, इसको सर्विस सेक्टर में, ये मतलब पहले ये इसमें ही जा रहा था क्योंकि ये भी तो सर्विस से दे रहा है, लेकिन बाद में इसको फिलहाल अभी अलग कर दिया गया, क्योंकि वो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है ना, उसके एक डिसीजन से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अभी आपका सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ चीजें बेसिक लेवल पहले ले रहा हूँ। अगर आपको लगता है सर ये मत लीजिए डायरेक्ट चैप्टर, तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, जीएसटी, इंडियन इकोनॉमिक, बैंकिंग सेक्टर। तो पहले बेसिक इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बेसिक आपको कवर होना चाहिए, आपका बेसिक इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या और भी चीजें हैं वो बता रहा हूँ। ओके,
चलिए कंप्लीट हो गया। Write down on the basis of the development. On the basis of the development, first point is the develop, second is developing, and third is underdeveloped. केवल यहाँ पे नाम याद रखना बस, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के हिसाब से कौन कौन से कंट्री आज काफी डेवलप है। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलप, जो कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जैसे यूएसए, जापान एक्सेट्रा। डेवलपिंग, अभी डेवलपिंग हो रहा है, अभी रनिंग में है। पहला कौन है? इंडिया। लास्ट पॉइंट आप खुद बताओगे। अंडर डेवलपमेंट कौन है अभी? बांग्लादेश हो गया पहला नाम में, और एक है पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे लोग हैं अभी फिलहाल अंडर डेवलपमेंट। अभी किसी इकोनॉमिक्स में ऐसा आया नहीं, तो जब आएगा तो आपको करंट अफेयर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल अपने हिसाब से किसी को कंट्री को मत लीजिए। अगर क्वेश्चन बनता है आपका प्रीलियम के लिए, इंपॉर्टेंट है कौन सा कंट्री अंडर डेवलप के अंडर है अभी। फिलहाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कंट्री जो पूरी तरह अभी अंडर डेवलप है। अंडर डेवलप का मतलब जिनके पास अभी इनकम सोर्स कम है, जिनका अभी डिसीजन लेने में बहुत समय लग रहा है, या अफगानिस्तान में बोल सकते हैं उसमें अंडर डेवलप। डेवलप ऐसे, डेवलपिंग ऐसे जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं, हमारा जीडीपी अच्छा है, हमारा इकोनॉमिक्स काफी अच्छा है, और इनको डेवलप इसलिए उसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको बताऊं। फिलहाल अभी केवल आपको इतना याद रखना है, अंडर डेवलप पाकिस्तान, डेवलपिंग इंडिया, एंड डेवलप यूएसए, जापान एक्सेट्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे कि कौन से कंट्री ऐसे क्यों आते हैं। सवाल ये भी तो बनता है ना, क्यों आखिर इनको अंडर डेवलपमेंट में रखा गया, क्राइटेरिया क्यों डेवलपिंग में रखा गया, क्यों डेवलप में ही रखा गया। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि दो सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, एक तो वाई और दूसरा व्हाट। अगर ये दो क्वेश्चन हर जगह आ रहा है तो ही आप समझिए कि आप प्रिपेयर हो पूरी तरह से किसी भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। नहीं आ रहा है तो टाइम पास करने के लिए कोई मतलब नहीं ऐसे पढ़ाई करने की। ठीक, चलिए अभी ऊपर का टॉपिक लिखे बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पर अब आपको ज्यादा पढ़ना है, अभी तक फिलहाल आपका केवल ऐसे ही चल रहा था। उसके पहले कुछ चीजें बता देता हूँ जो केवल समझने के लिए। जैसे इकोनॉमिक्स का जो पेपर पैटर्न है, यूपीएससी की बात कर रहा है, एमपीएससी के लिए में मुझे पता नहीं था, तो बाद में मैं आपको एमपीएससी का भी बता दूंगा कि पेपर पैटर्न कैसे बन रहा है। यूपीएससी का प्रीलियम पेपर पैटर्न में 22% आता है, 22% इंडियन इकोनॉमिक्स से कवर किया जाता है। कहां पर? प्रीलियम। और कम से कम मेंस के लिए 150 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है। अब कुछ पॉइंट क्या क्या है, जैसे प्रीलिम में आप सब लोग लिख सकते हैं, एमपीएससी वाले पे राइट आउट। प्रीलिम एग्जाम के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट याद भी रख सकते हैं, लेकिन इसको लिख लो, मेंस लिखना नहीं है, मेंस का बजट थोड़ा ज्यादा है। इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, अच्छा ठीक है, पॉवर्टी,
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी गरीबी रेखा, इंक्लूजन कॉमा इंक्लूजन INC इंक्लूजन, ठीक है। हाँ बताऊंगा मैं, आप पहले अभी लिखिए। डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ये वाला, ठीक है। प्रीलिम हो गया, उसके बाद मेंस में सेम टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ रिसोर्स को भी ले लेंगे, गवर्नमेंट के बजट को ले लेंगे, आरबीआई को ले लेंगे, डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स को ले लेंगे, इरिगेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट को, मार्केटिंग को, एग्रीकल्चर को। मतलब पॉइंट बहुत ज्यादा है, केवल सुन के लेना है। अब आप डायरेक्ट आपने बैंकिंग सेक्टर लिखा ऊपर, ठीक है, उस पर आ जाइए। बैंकिंग इन इंडिया। अच्छा एक टॉपिक हमारा छूट गया, इकोनॉमिक्स किसने पहले शुरुआत किया था? मॉडर्न इंडिया में इकोनॉमिक्स किसने शुरुआत किया? बहुत बड़ा मुद्दा है। राइट डाउन, एडम स्मिथ। मॉडर्न इंडिया में इकोनॉमिक्स किसने शुरुआत किया था? एडम स्मिथ। उन्होंने एक बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन 1770 में। सबके लिए मॉडर्न इंडिया ने हमारे लिए, पहले हम उसको पकड़ेंगे ना, क्योंकि उन्होंने इंडिया में एक्सप्लेनेशन किया। 1770 में उन्होंने एक बुक लिखा, राइट डाउन नाम, द वेल्थ ऑफ नेशन, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं 1770। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले हमें पता नहीं था इकोनॉमिक क्या होता है या अर्थशास्त्र क्या होता है, ये बातें हमें पहले भी पता थे। लेकिन पहले एक नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, चाणक्य। अभी कुछ याद आ रहा है आपको? ये एक नाम है, बहुत फेमस नाम है, चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ था। लेकिन इनका जो बुक है ना, उसमें काफी बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्स थे, जैसे पॉलिटिकल, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। तो अब इसमें खोजना पड़ता था। एक बुक निकाला, इंडेक्स निकाला, इकोनॉमिक पर गया, इसको बाहर निकाला, उसके बाद इसको रीडिंग किया। 1770 में, 1770 में एडम स्मिथ आए और उन्होंने इकोनॉमिक को एक्सप्लेन किया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे अभी आपको मैंने सेब का एग्जांपल देकर बताया, तो शायद आपको समझ में आ गया रहेगा कि इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब क्या होता है। जब हम पूरे कंट्री के बारे में रिसर्च करेंगे, या सरकार को किसी बजट के बारे में बताना हो, या बजट को बनाना हो, महिलाओं को पैसा देना है, पॉवर्टी के ऊपर पैसा खर्चा करना है, तो जब सरकार इन चीजों पर बात करेगी तो किस में जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक। लेकिन जब घर में आपके पापा मम्मी को अपने खुद के घर के लिए किसी प्लान को बनाना है कि महीने का सैलरी आ रहा है, पूरे मंथ का एक्सपेंसेस, पूरे मंथ का फैमिली प्लानिंग पूरा करना है, इसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक। इट्स क्लियर ये? लेकिन जब आपके फादर आपके लिए प्लान बना रहे हैं तो, लेकिन इसी घर में 2 भाई है 2 बहन है, ये अपना अलग से प्लान बना रहा है, ये अपना अलग से प्लान बना रहा है, तो ये वापस माइक्रो आ जाएगा। लेकिन जब ये प्लान बनाएंगे तो मैक्रो आ जाएगा इनके लिए, अगर यहाँ पर बना रहे हैं तो। लेकिन जब ये इनके लिए अकेले के लिए बना रहे हैं तो ये माइक्रो हो जाएगा, फिर इसके ऊपर सरकार आ जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आ जाएगा मैक्रो। यानी जब भी नेशनल एग्रीगेट की बात होगी, पूरे वर्ल्ड के लिए व्यवस्था बनेगी और पूरे किसी एक कंट्री के लिए व्यवस्था बनाया जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक। जब आप अपने पर्सनल अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक, पूरे घर के लिए खर्चा कर रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक। बहुत सिंपल, सेब का एग्जांपल ले लो, आपको हमेशा याद रहेगा, गारंटी बोल रहा हूं।
सेब का एग्जांपल बड़ा सिंपल है, पूरा सेब आपके हाथ में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेब को आधा आधा कट पीस कीजिए, एक एक पीस अलग हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल। ज्यादा हेडेक लेके नहीं काम करना है, ज्यादा हेडेक लेके पढ़ना भी नहीं है, बहुत सिंपल वे से कोई ऐसा तरीका खोजना है जिससे आपको बहुत ही नॉर्मली वैसे पढ़ने को भी आ जाए और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, चलिए अब बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन प्रीलियम में ये बन सकता है इकोनॉमिक के रिलेटेड, कि ओल्डेस्ट इकोनॉमिक को किसने व्यवस्था को बनाया था, नाम क्या आएगा, चाणक्य। मॉडर्न इकोनॉमिक इन इंडिया, भारत में किसने लाया था, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को न केवल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक व्यवस्था दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में इकोनॉमिक की व्यवस्था को बताया कि मतलब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जीडीपी क्या है, टैक्सेस सिस्टम क्या है, सरकार लोगों से कैसे टैक्स पे करेगी या कैसे टैक्स को लेगी, किसके ऊपर टैक्स लगाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। किसने बताया, एडम स्मिथ, मॉडर्न इकोनॉमी। क्लियर। बैंकिंग सेक्टर, मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया ओरिजिनेटेड 1877, 18वीं, ये आपको लिखना नहीं, ये बता रहा हूँ, 18वीं शताब्दी में पहला एक बैंक आया, ये आपको लिखना है, 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सॉरी 1770, 1800 सेंचुरी था, 18वीं शताब्दी, हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, 1770। मतलब क्वेश्चन ये बन सकता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, या ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा, पहला बैंक इंडिया में कब आया, 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जब हम लोग वर्ल्ड पर जाएंगे ना, तो वर्ल्ड में फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला बैंक कौन सा है, तब ऐसे क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि बैंकिंग इन इंडिया की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, राइट डाउन। सेकेंड बैंक आता है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1789, 1789, सॉरी 86, 1786, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जीबीआई, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अब इस बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको तीन अलग अलग बातें बताऊं। पहला आरबीआई, दूसरा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा बैंकिंग सेक्टर। अलग अलग क्यों कर दिया, जिससे आपको जल्दी याद हो। टॉपिक तो सब एक ही साथ कवर करूंगा, लेकिन ये तीन अलग अलग मुख्यतः बातें। आरबीआई अलग से, एसबीआई बहुत बड़ी संस्था है, क्योंकि एसबीआई बनने के पहले इसके पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, तो पहले किस पे जाएंगे, एसबीआई पे। मतलब हेडलाइन आप ऊपर डालोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई।
1806 बैंक ऑफ कलकत्ता, 1809 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे। ये बीओ मतलब बैंक ऑफ, हाँ, क्योंकि जगह यहाँ पर कम पड़ रहा है। 1843 बैंक ऑफ मद्रास, राइट डाउन। हाँ, इसको रीनेम किया गया था, ये नाम नहीं है, ये रीनेम है, इसका कि ऐसा लिख लेना है आपको, ये रीनेम है। और फिर ये यहाँ पर जब आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे मर्ज, ठीक है। फिर ये यहाँ पर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा नाम वापस से। हाँ, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। 1806 में पहला बैंक आया, बैंक ऑफ कलकत्ता, उसका नया नाम रखा गया 1809 में, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल। ये पहला बैंक हो गया, ठीक है, अभी एक ही बैंक है। सेकंड बैंक आया 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे। थर्ड बैंक आया 1843 में, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंक को मर्ज किया गया और नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब 1921 में। किसी रीजन से इस बैंक को मर्ज किया गया, सॉरी नाम चेंज कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? 1955 में। एसबीआई की कहानी खत्म। अभी कोई डाउट है तो पूछ। हाँ हाँ, बंगाल बॉम्बे मद्रास मिक्सर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI। एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इतना लाइन है ना, उधर आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे को देखो आपके फोन में दिख रहा है, आप फोन में दिखा दो और लाइन। ये एक पॉइंट लिख लेना, एसबीआई एक्ट 1955 एसबीआई में इमरजेंसी के टाइम पर। उसके बाद आता है 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया। 1959 में लिख लीजिए, 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और 8 प्राइवेट बैंक को इसमें ऐड किया गया था। 8 प्राइवेट बैंक को ऐड किया गया था। उसके बाद इसका 92% शेयर्स किसके पास है? आरबीआई के पास। 92% शेयर्स आरबीआई के पास। हाँ, इसके बाद आरबीआई जाऊंगा। आपने ये पहले क्यों लिया? ये थोड़ा सा पहले सिंपल पड़ेगा। बैंकिंग सिस्टम शुरुआत हो रहा है। आरबीआई कब आया? 1935 में। तो आप आरबीआई पहले पढ़ोगे तो आपके लिए उल्टा हो जाएगा, क्रॉस कनेक्शन मत पढ़े। एसबीआई आरबीआई के अंडर आता है ना। हाँ, तो आरबीआई पढ़ लिया तो एसबीआई उसके अंडर वाले मान। नॉट पॉसिबल। आप पहले बैंक के शुरुआत में जाएंगे ना, 1806। 1935 पहले आएगा क्या 1806 आएगा? 1806 पहले आएगा, तो हम लोग 1806 से स्टार्ट करेंगे। बाद में आरबीआई आएगा, फिर आरबीआई वापस इसमें क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा। जब बाद में आरबीआई 1935 में आया तब इसके शेयर को लिया गया। और ये कब स्टार्ट हो गया था? 1955 में। डेट को पहले क्रॉस कनेक्शन कीजिए। अभी तक ये केवल बैंक था। 1935 में कौन आया? आरबीआई आया। आरबीआई आने के बाद एसबीआई बना। आरबीआई आने के बाद एसबीआई बना 20 साल के बाद। तो जब बना तो इसका 92% शेयर किसके पास गया? आरबीआई के पास। इसलिए लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है, एसबीआई बैंक के पास है। हाँ,
बाकी 8% मतलब जो यहाँ पे दिया बचा वो बैंक के पास जाएगा ना, 100% तो ले नहीं सकता। ठीक है, अपने 11th-12th में अगर एसपी ओसी एक सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स से है ना, तो पढ़ा होगा आपने वहां पर। तो कंपनी का एक सिस्टम है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। तो जिस कंपनी का शेयर 51% से ज्यादा किसी के पास जाता है तो उसको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। या मान लो जिसके पास अभी जैसे कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का शेयर सरकार के पास 51% से ज्यादा है, 51% प्लस 2 या 51% खाली, 50% से ज्यादा हो गया तो मालिक कौन हो जाएगा? सरकार हो जाएगी। यानी अगर 50% से ज्यादा किसी के पास अगर कंपनी का शेयर है तो उस कंपनी का मालिक हो जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई कंपनी किसी भी एक आदमी को 50% से ज्यादा शेयर नहीं देती। अगर आपके पास 20% है, उसके पास 40% है, उनके पास 10% है, उनके पास 20% है, और आपने खड़े होकर बोल दिया अंबानी साहब एक काम करो, मुझे ना 51% दे दो, आपका शेयर दे दो, तो अंबानी भी है, पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा तो इंडियन कंपनीज एक्ट उठा के पढ़ लेगा। जब वो पढ़ेगा बोलेगा अच्छा ये आदमी बहुत चालू बन रहा है कि 51% जैसे ही मेरे पास आएगा रिलायंस कंपनी का, तो कंपनी का मैं ओनर हो जाऊंगा और मैं ओनर के साथ बैठ के डिसीजन लूंगा और मेरे डिसीजन को मान्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शेयर मेरे पास ज्यादा है। तो इसलिए कोई भी कंपनी किसी एक आदमी को 51% से ज्यादा शेयर नहीं देगी। हाँ, अगर यही अलग अलग है, डिवाइड है, क्लास में आप 4 लोग बैठे हो, 20 उसको दे दिया, 30 इसको दे दिया, 20 उसको दे दिया, 20 उसको दे दिया, 90% हो गया, 10% मेरे पास बचा है। लेकिन अभी भी डिसीजन तो कोई नहीं ले सकता क्योंकि किसी के पास 20% है, किसी के पास 30 है। तो आप में से कोई भी मेरे पास आके नहीं बोल सकता कि सर आपके कंपनी का पार्टनरशिप में हो, डिसीजन मेरा रहेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे कोई नहीं, सरकार ने उसको उस टाइम पे स्टार्ट किया। सरकार मतलब कौन? हाँ, ब्रिटिश सरकार ने अभी चालू किया। एनी डाउट? हिस्ट्री में भी रहेगा, बैंकिंग हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, लेकिन हिस्ट्री कब? बैंकिंग के हिस्ट्री में पढ़ोगे तब। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिस्ट्री में जब आप जाओगे, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहां पर आपको 1-2 डेट मिल जाएंगे, सारे डेट नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे कलकत्ता में गए तो हाँ ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक है, तो ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा आराम से, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस समय सरकार थी हमारे पास, ब्रिटिश सरकार थी उस समय पर, तो ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया। और अगर ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया तो ये सोच के शुरू किया होगा ना कि इंडिया के पैसे को और लूट के लेके जाना है। 1806, 1809, 1840, 1843 मर्ज किया 1921, अभी भी देश आजाद नहीं हुआ है, 1921 मर्ज किया गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 1955 में उसका नाम चेंज हो गया, इसका मतलब आजाद कब हुआ था? 1947। मतलब सरकार जब पहली जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। सरकार को लगने लगा कि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम खराब हो चुका है, क्योंकि किसकी कंपनी थी? ब्रिटिश सरकार की कंपनी, ब्रिटिश सरकार का बैंक था, तो हमने नाम चेंज कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई रख दिया। 1955 क्रॉस कनेक्शन चेंज। क्लियर? अब सेकंड टॉपिक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935। इसको हम लोग ना कैसे याद रखता हूँ, मैं कैसे याद रखता हूँ, वही सिस्टम आपको बताता हूँ। इसको भूल जाऊंगा मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूंगा, 1934, 35, 1937, 1949। आरबीआई आ गया तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हो जाता है, 34, 35, 37, 49। अब क्या क्या हुआ ये याद रखना। 34 में इसका एक्ट आया, 35 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और 37 में बॉम्बे यानी कि मुंबई, अभी पकड़ लो, मुंबई में इसके ऑफिस को क्या किया गया?
ट्रांसफर किया गया। तो अगर सवाल यह है कि ट्रांसफर किया गया तो पहले कहीं तो होगा, तभी तो ट्रांसफर किया गया। तो पहले कहाँ था? कलकत्ता में। हर चीज कलकत्ता से ही शुरुआत हो रहा है। आपने देखा ना अभी बैंक भी और ये भी, इसका मतलब ये उस समय पर कलकत्ता को बहुत बड़ा नाम दिया गया था। जैसे अभी इस समय आपका बंबई है, वैसे उस समय पर कलकत्ता था। ठीक है, कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। ट्रांसफर कब किया गया? मुंबई 1937 में। और 1949 में इसको क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। राइट। अब आरबीआई को सरकार अपने अधीन ले लेगी ना, नहीं तो प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट हो गया तो आप जरा सोच के देखिए, एक पेज लिख के रखिए, आज घर पे जाइए। हाँ, वो नेशनलाइज है, लेकिन वो बैंक, आरबीआई नेशनलाइज है, लेकिन आरबीआई का दो काम। पहला क्या काम है? ऑल बैंक्स ऑफ फादर। एसबीआई बैंक है, नॉर्मल बैंक। नेशनलाइज तो है। नेशनलाइज का मतलब ये होता है, छोटा सिंपल याद रखिए, राष्ट्रीयकरण हिंदी में। सरकार उस बैंक को अपने हाथ में ले लेती है। हो गया। या सरकार उस बैंक को ले लेती है। कब लेगी? दो सिचुएशन में लेगी। अगर कोई बैंक डूब रहा है या कोई बैंक कर्जे में चल रहा है, तो बैंक को सरकार क्या करती है? अपने अधीन ले लेती है कि ठीक है, आप हमारे अंडर आ जाइए, हम थोड़ा सा एक्सपेंस करेंगे, ओनर आप ही होगे, लेकिन 51% हमारा शेयर हो। क्लियर? ये बहुत सिंपल है। अभी आपने बोला ना सर आरबीआई पहले पढ़ाइए, अगर आरबीआई पहले पढ़ा दूंगा तो प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे, फिर याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला आपका मैंने एसबीआई कवर करा लिया, सेकंड आपका मैंने आरबीआई कवर करा लिया, 1934, 35, 37, 49। ये याद करने का एक अपना तरीका है, सिस्टम है। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर में आप गए तो आपको पहले याद आएगा 1800 से 1809, 1840, 1843, 1921, उधर 1955, फटाफट याद आता है। सेकंड आरबीआई कंप्लीट। अब आपने देखा होगा ना इसके बीच में कुछ तो हुआ। क्या हुआ? इंडिपेंडेंस हुआ। सही पकड़ा। ये सवाल हर जगह पूछता हूँ, कोई बता नहीं पाता है, किसी ने आज पहली बार जवाब दिया। इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947 में, 2 साल पहले। जब सरकार आजाद हो गई तो भारत सरकार ने ये सोचा कि ये आरबीआई जो है, एक्ट तो पास है, लेकिन अगर इसको मैंने नेशनलाइज करके भारत सरकार के अधीन नहीं रखा और कभी सरकार गिर जाए तो क्या होगा? सरकार में भी आपस में तानबेन हो जाएगा। मान लो नहीं मान के चलते कि सर प्राइवेट कभी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक एक्ट है। जहां पर एक्ट लगेगा वो जिंदगी में प्राइवेट नहीं होगा। फिर या तो पूरे पूरे एक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तो प्रस्ताव बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? प्राइवेट नहीं भी हुआ तो भी सरकार भी तो है ना, तो सरकार क्या करेगी? बीजेपी सरकार पूरी तरह से बहुमत ले, तो बोलेगी एक काम करो, आरबीआई से पूरा पैसा ले लो, और आरबीआई का मालिक अभी कौन है? सरकार। लेकिन जब सरकार ने नेशनलाइज लिया और इसका एक एक्ट बनाया 1934 में, कब बनाया? ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। डेट याद है क्या? मतलब लाया था, कभी लाया? ये 1935 के पहले ब्रिटिशर्स, मतलब अपना इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 इसके पहले ब्रिटिशर्स ने ये लाया था। कॉन्फ्लिक्ट मत होइए, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का कोई रोल ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, वो पॉलिटी में सीखेंगे। बैंकिंग में अभी कोई नहीं है, इंडिया का एक भी आदमी नहीं है, केवल शुरुआत हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर लाइए और सारे बैंक को ऐड कीजिए, किसी को एक को अधिकारी बना दीजिए। हाँ, राय देने वाले अभी इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। अगर आप फिर इसी डेट में जाओ तो 1935 में एक और चीज हुआ। क्या हुआ? इंडियन पॉलिटी में लेक्चर हुआ है, क्या हुआ है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। या एनी डाउट एनीवन? नहीं, वो अंबेडकर जी का वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी बुक था ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद से किसका? वो बी आर अम्बेडकर जी ने जो लिखा था प्रॉब्लम ऑफ रूपी। बेटा वो कैसा है ना, प्रॉब्लम ऑफ जो रूपी बी आर अम्बेडकर ने लिखा, और रूपी के ऊपर उन्होंने अलग से लिखा। आरबीआई में उनका कोई रोल नहीं है।
ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं वो अन्ना आरबीआई वही में, बताते हैं ना। हाँ ओके, नहीं इसलिए नहीं शायद से आरबीआई में पूछ कोई रहे रोल रहेंगे। नहीं, ऑनलाइन में थोड़ा ओके सा ओके। एक्चुअल क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए कहा गया है आपको एजुकेशन के साथ ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आरबीआई में कोई रोल नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर एक बातें उन्होंने शेयर की, बताया भी बी आर अम्बेडकर ने कि रूपी का मतलब क्या है, पैसे का मतलब क्या है, ये तो हम भी कह सकते हैं। मतलब कहना इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी कह सकता है रूपी के बारे में, पैसे के बारे में। क्लियर? हाँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार बहुमत में आ गई तो पूरा का पूरा कंट्रोल आरबीआई के ऊपर कर लेगा। और आप जान रहे हैं अगर आरबीआई के ऊपर कंट्रोल किसी सरकार ने कर लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर और एक पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, आपने सुना होगा कभी, है ना? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, डबल आर, ट्रिपल आर, बैच, ये सारी चीजें। और जब अगर किसी सरकार के हाथ में आरबीआई को पूरा पॉलिसी दे दिया जाएगा, वो उतरे ना उतरे, नरेंद्र मोदी नहीं उतरे तो भी उनके हाथ में गया नहीं है, पूरा डिसीजन अब वो ले लेंगे। इसीलिए इसको एक एक्ट पारित करके अलग से रखा गया और सरकार, देश आजाद होने के बाद नेशनलाइज किया गया। 1949 में एक एक्ट तैयार किया गया, राष्ट्रीयकरण की नीति, राष्ट्रीयकरण का अधिनियम 1949, जिसमें ये बताया गया कि आरबीआई पूरी तरह से सेंट्रलाइज होगा और आरबीआई का दो काम होगा, पहला ऑल बैंक्स ऑफ द फादर, सेकंड करेंसी इशू करना। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना होगा वो सीधा सीधा कौन लेगा? आरबीआई का कौन लेगा? हाँ, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर। हाँ, गवर्नर, गवर्नमेंट लेगा तो गया, फिर आरबीआई बंद, सब पैसा लेके भाग जाएगा, है कि नहीं? अभी नरेंद्र मोदी की वाइफ तो है नहीं, अगर किसी की वाइफ निकले तो अगर वो घर से कुछ पैसा मांगे, पैसा नहीं रहा, आरबीआई को फोन करे, बोलेगा पैसा लेकर आ, है ना? तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आरबीआई का गवर्नर, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है? चलिए अब आगे आते हैं। नाइनटीन 34 आपने देखा, 35 देखा, 37 देखा, उसके बाद 49 देखा। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे मालूम है? आरबीआई के दो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर, लिख लीजिए आप, ऑफिशियल डायरेक्टर, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऊपर एक पॉइंट लिखिए, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ऑफिशियल डायरेक्टर में 1+4, ठीक है, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। चलिए, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में 2 पॉइंट, एक ऑफिशियल डायरेक्टर, एक सेकंड वाला इधर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ऑफिशियल डायरेक्टर में आप और हम सभी जानते हैं, एक गवर्नर होगा और उसके साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर होगा, 1+4 होगा। उसके बाद आता है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, 10+2+4, ऐसे याद रखें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन है ये नाम याद रखना जरूरी है, वो जरूरी नहीं, ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। एक गवर्नर, कम से कम करंट ईयर का, हाँ करंट ईयर का, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। गवर्नर का नाम याद रखना जरूरी है, पीछे का कौन कौन था स्टार्टिंग से लेके आज तक। पहला गवर्नर कौन था?
अभी आपने प्रश्न किया ना, अच्छा प्रश्न था, तो मैं मतलब विचार कर लेता है। फर्स्ट गवर्नर 1935 में सर ऑसबॉर्न स्मिथ, राइट डाउन, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, हाँ ऑसबॉर्न, फिर से लिख देता हूं मैं, OSBORN, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पहला गवर्नर था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहला भारतीय आरबीआई का गवर्नर कौन था? C.D. देशमुख, C.D. देशमुख। क्वेश्चन को समझ लेना, पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहला भारतीय गवर्नर कौन था? C.D. देशमुख। C.D. हाँ चंद्रकांत बराबर, अच्छा हुआ, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। C.D. देशमुख, सवाल अच्छा किया, तो दोबारा मैं भी अपडेट रहूंगा, फुल फॉर्म। पहला गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहला भारतीय गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर C.D. देशमुख। दो चीज आपको याद करके रखना है। और करंट अफेयर में अभी का जो गवर्नर रहेगा या पिछला एक या दो गवर्नर, बस हो गया, ज्यादा दिमाग में डिप्रेशन मत डालिए, ठीक ना। फिलोसफी का पहला रोल, शक्तिकांत दास, ठीक है। और प्लस 4 डिप्टी गवर्नर, 4 का नाम याद रखिए, करंट अफेयर आपका अपडेट होगा। अब आप यहाँ पर आइए, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में, हाँ अभी बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, अभी बहुत पढ़ना है आपको, ये खाली बेसिक लेवल, ठीक। 10 लोगों को 10+2+4 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, 10 लोगों को गवर्नमेंट नॉमिनेटेड करती है, यहाँ पर भेजा जाता है। नॉमिनेटेड करने का मतलब ऐसा नहीं कोई भी वहां पर जाके बैठ सकता है। आरबीआई इतनी बड़ी संस्था को चलाना है, आपके पास इकोनॉमिक का जानकारी होना चाहिए, जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए, टैक्सेस का सिस्टम पता होना चाहिए, है ना। आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको बैठा दिया आरबीआई में, और आपसे बोला गया, सरकार ने बोला कि देखिए थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कीजिए, और आप बैठे हो और आप सोच रहे हो मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या होता है, सरकार बोलेगी आपको अपॉइंट कैसे किया, हाँ हाँ, एक तो बर्बाद हो जाएंगे, तो बोलेगा बाय मिस्टेकली आप ही ने अपॉइंट करके भेजा था आरबीआई में। आरबीआई या तो लॉक लग जाएगा या तो बंद हो जाएगा, है ना। इससे पहले के एक प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत छुपा था, मनमोहन सिंह, या छुपा याद आ गया तो समझ गए कि कौन है, मनमोहन, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर पहले रह चुके, 10+2+4, तो 10 लोगों को भारत सरकार क्या करती है, नॉमिनेटेड करती है। लेकिन किसको नॉमिनेट करेगी, कैसे करेगी, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, और 1934 के एक्ट में लिखा होगा, और 1949 के एक्ट में लिखा रहेगा। सरकार किसी को भी, अपने भाई को, अपने भांजे को, अपने घर के चाचा भतीजे अगर सरकार के ऊपर छोड़ दिया तो मुझे लगता है सरकार यही करेगी, चाचा जी आइए, चाची जी आइए, 10 लोग हो गए, 10 लोगों को तैयार, आरबीआई पूरा बंद। अभी 1934, अब दोनों को देख सकते हैं। 1934 एक एक्ट है, 1949 नेशनलाइज का एक्ट है। 1949 क्या है, नेशनलाइजेशन का एक्ट है, यानी कि राष्ट्रीयकरण। तो 49 नहीं यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा, 34 को यूज करेगा वो। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ 49 वाला इंडिपेंडेंट इंडिया का एक्ट है, तो वो यूज होना चाहिए। लेकिन एक्ट बना कब था, ये 34 में, उसको अमेंड करके 49 में, अमेंडमेंट में उसमें कुछ सुधार बार बार किया जा रहा है, चेंजेस किया जा रहा है, लेकिन एक्ट का नाम वही रहेगा 1934। कैलकुलेशन कैसे होगा, 34, सरकार अपनी मर्जी से आरबीआई में कुछ भी ला या नहीं सकती है, और ना तो चेंजेस कर सकते हैं। 10 लोगों को नॉमिनेटेड किया गया, 2 ऑफिशियल गवर्नमेंट होंगे जो आईएएस होंगे, जो यूपीएससी के आईएएस बन गए, और उनको इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में एक अच्छा जनरल नॉलेज अपडेट है। तो 2 ऑफिशियल गवर्नमेंट को, 4 डिप्टी गवर्नर रहेंगे। अच्छा, लास्ट का एक सवाल आता है कि ये 4 डिप्टी गवर्नर कहां से आ रहे हैं। इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में आपने सुना है, इंडिया का
मोस्ट फोर कैपिटल, जो इकोनॉमिक कैपिटल होगा। और ओके, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, कलकत्ता, बराबर। ठीक है, ये इकोनॉमिक कैपिटल है। क्वेश्चन एक बनता है कि मतलब 4 ऐसे कैपिटल के नाम बताइए जो इंडिया के हो। भारतीय इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई। दिल्ली नहीं आएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, 4 इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, चलिए एक पॉइंट छूट रहा था जो मैंने आपको बताया था, एसबीआई, आरबीआई और तीसरा एक और बताया था ना, मैं आपको तीसरा एक और बताऊं, या बैंकिंग सेक्टर। ऊपर का टॉपिक लिखे बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें स्टार्ट वापस से वही होगा 1806 से लेके 1809, वो सारी चीजें। इसमें अभी जाएंगे ना, आगे जाएंगे, पहले अभी बैंकिंग सेक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर का क्या काम रहता है, उसका कितना ड्यूरेशन रहता है? उनका ड्यूरेशन 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 ही काम है, बैंकिंग फादर और करेंसी इशू करना। मतलब कैसे निकाले जा सकते हो? इनको सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट आके नॉमिनेटेड करेंगे और निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है। जो ऑफिशियल डायरेक्टर है ये साइड में और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर है, ये सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे और उनका क्वालिफिकेशन रिमूवल करने के लिए। क्वालिफिकेशन कम से कम इकोनॉमिक्स में एक अच्छा नॉलेज हो, आपको अपडेट करना चाहिए बस, क्योंकि क्वालिफिकेशन ये सब बातें आपके इसमें लिखा नहीं है। ये जनरल नॉमिनेटेड ऐसे होगा कि ये सारे लोगों को इकोनॉमिक्स के फैकल्टी के बारे में सब कुछ पता हो। जैसे किसी स्टेट के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, जैसे किसी इकोनॉमिक पॉलिटिकल से जुड़े होंगे, पॉलिटिकल से नहीं इकोनॉमिक पॉलिटिकल से जुड़े होंगे, और इकोनॉमिक के बारे में उन्हें अच्छा जनरल अपडेट होगा। इकोनॉमिक में पीएचडी हो रहेगा, एमए, पीएचडी, ये डिग्री होल्डर की बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक किसी न किसी संस्था से जुड़े होंगे, किसी न किसी प्लानिंग के डिवीजन से जुड़े होंगे, लेकिन जो राज्य सरकार के अंदर आ रहा है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी सुना होगा इंडियन पॉलिटी में। इस संस्था से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से काफी जुड़े रहेंगे, ऐसे लोगों को नॉमिनेटेड किया जा रहा है। डायरेक्टिव नाम। और ये जो बाकी के 4 रहते हो सब ऐसे इसे से 1+4। बाकी डिटेल में आपको नहीं जानना है, बाकी इतना डिटेल तो मुझे भी नहीं पता है कैसे नॉमिनेटेड हो रहा है, उनका ग्रेजुएशन क्या है, डिग्री क्या है, क्योंकि ये इसमें लिखा नहीं। हमें सिर्फ ये इतना याद करके रखना, 1+4 भारत सरकार नामांकित कर रही है, प्रेसिडेंट का साइन लग रहा है, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रेसिडेंट। क्लियर। सेकंड पॉइंट ये है कि इनको अच्छा खासा एक नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में, नॉर्मल नहीं। मैं भी आपको जीडीपी पढ़ा के जा रहा हूँ, या आप एक आईएएस की परीक्षा पास कर लिए,
और आपको इकोनॉमिक के बारे में पता है, आपका ऑप्शनल भी है इकोनॉमिक में, फिर भी आप वहां नहीं जा सकते हैं। जो अभी मैंने बताया ना 10 + 2 + 4, ठीक है, 10 भारत सरकार के अंदर नॉमिनेटेड है और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे जिनका पद क्या होगा, आईएएस का पद होगा। मतलब आपके इसमें से किसी 2 लोगों को सरकार क्या करेगी, उठा के लेके जाएगी, आरबीआई के अंदर बैठा देगी। लेकिन जनरल नॉलेज काफी अपडेट होगा, केवल ये इतना सा नहीं रमेश सिंह हो गया तो गवर्नर बन गया, नहीं, इसका एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जीएसटी के एक छोटे से अगर टैक्सेस पर जाओ, 3 तरह के टैक्सेस लगते हैं, एक प्रोग्रेसिव, एक रेग्रेसिव और एक प्रोपोर्शनल टैक्सेस। इंडिया में कौन सा लगता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। और प्रोग्रेसिव टैक्सेस है क्या, प्रोग्रेसिव टैक्सेस वो चीज है जो सिंपल लैंग्वेज में, जो जैसा इनकम अर्निंग कर रहा है उसके ऊपर वैसा टैक्सेस लगेगा। सरकार ने एक स्लैब बना दिया ना 2.5 लाख 3 लाख 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद लास्ट 30%, प्रोपोर्शनल टैक्सेस। सेकंड आता है रेग्रेसिव टैक्सेस, और रेग्रेसिव टैक्सेस उसका उल्टा है, अभी के टॉपिक में नहीं है, इसको खाली सुन लेना, जीएसटी में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। रेग्रेसिव टैक्सेस उल्टा है। रेग्रेसिव टैक्सेस में ऐसा है कि जो इनकम कम कर रहा है उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे, और जिसका इनकम ज्यादा है उसके ऊपर टैक्सेस कम लगाएंगे। अभी ये आपको जीएसटी में पढ़ाएंगे क्या रीजन हो सकता है ना, इसके क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो ये छूटेगा। अभी ऊपर क्या बता, तीसरा एक आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस का मतलब एक फिक्स इनकम लगा दिया जाएगा। उस देश की सरकार ने कहा कि आपका टैक्स 5,000 लगेगा साल का। अब आप महीने आपको अब आप पूरे साल का 5,000 ही कमाते हो, अब आप पूरे साल का 10 लाख कमाते हो, 15 लाख कमाते हो या 15 करोड़, लेकिन फिक्स रहेगा ये प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स। जीएसटी ही सोचा था आज के लिए टॉपिक, तो सर ने बोला सर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप पहले माइनिंग इकोनॉमिक्स बता दीजिए, जीएसटी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है सिलेबस पैटर्न सिस्टम से लेके जाइए, इंडियन इकोनॉमिक्स पहला, फिर उसके बाद जीडीपी, सॉरी माइक्रो मैक्रो इसमें नहीं आता, डिटेल में आता है, आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। बेसिक लेवल तो यही है ना, और आप गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तैयारी कर रहे हो, आपसे कोई भी चीज डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट में पूछा जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, माइक्रो और मैक्रो। पूरा का पूरा इकोनॉमिक 2 चीज पर निर्भर करता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। अगर आप रमेश सिंह का चैप्टर उठा के देखोगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। उसको समझने के पहले आपको एक और चीज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आपने सुना होगा ना, हाँ एनसीईआरटी को जाओ, 9th 10th 11th और 12 ये चारों चैप्टर को, चारों क्लास को कंप्लीट कर लो, चारों क्लास को कंप्लीट कर लो। उसमें भी आप बोलिए तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, सारे क्लास को कंप्लीट करने में तो बहुत समय लगेगा, उसको लिख लीजिए आप कौन सा पढ़ना है, आप राइट डाउन। 10th के एनसीईआरटी को चैप्टर नंबर 1 2 3 4, 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 2 3 4, और 4 ही चैप्टर है ये, सारे चैप्टर है, 4 इंपॉर्टेंट है इसलिए चारों आपको पढ़ना है चारों पढ़ना है। इसके बाद आधा कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 11th के एनसीईआरटी को इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट, 11th का एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, 2 ही चैप्टर है और 2 ही पढ़ना है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या सर तो फायदा क्या, बताइए क्यों रह रहे हो आप। इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इंडियन डेवलपमेंट 11th का एनसीईआरटी, ठीक है।
इसके बाद आता है 12th का एनसीईआरटी। यहाँ पर ज्यादा चैप्टर है, बट पढ़ना क्या है आपको? अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। 2 टेक्स्ट बुक है अंडरस्टैंड इसमें 12th के एनसीईआरटी में, तो केवल एक ही चैप्टर को उठाना है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। इतना एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको इकोनॉमिक का मतलब समझ में आएगा। समझ गए? अब आपको इकोनॉमिक का मतलब समझ में आएगा, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। और उसके पहले आप 9th के चैप्टर में जाइए, 9th का भी ले लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, खरीदे मत, नेट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पालमपुर की कहानी, उसको रीड कीजिए। पालमपुर विलेज, जब आप उसको स्टोरी रीड करेंगे ना, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक छोटा सा गांव है जिसको एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि किसानों की हालात कैसे हो रही है लोन के मुकाबले। मूवी देखना है आपको तो और एक देखिए मदर इंडिया। जब आप मदर इंडिया देखेंगे ना, तो आपको गांव की हालत समझ में आएगी। देखा है? नहीं देखा तो आप देखिए, मूवी देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, अननेसेसरी को मत देखिए। अभी आपके पास बहुत समय है, अननेसेसरी की चीजों को मत देखिए। जो रिलेट करता है आपके यूपीएससी पैटर्न को, जो रिलेट करता है यूपीएससी के मूवीज को, उसी को देखिए। एक पहला मूवी है आपके पास में है मदर इंडिया। वो देखने से क्या बेनिफिट होगा? आपको किसानों की हालत समझ में आएगी, एग्रीकल्चर का मतलब समझ में आएगा, लोन का मतलब समझ में आएगा। एक किसान अगर कहीं से लोन लेता है, एक बार लोन लिया तो 100 रुपया 10 साल पहले, आज 10 साल से बेचारा भर रहा है, अभी तक उसका लोन खत्म नहीं हुआ, खुद कंफ्यूज है कहां से लोन लिया है। और पालमपुर की कहानी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पालमपुर की कहानी में भी वही बता रहा है। एक किसान है, उसकी वाइफ कहती है कि तुमने 5 साल से लोन लिया हुआ है, अभी तक भरा है क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं 100 रुपया लोन लिया हुआ था और हर साल 100 रुपया भर रहा हूँ। अब समझ में नहीं आता कि मूल भर रहा हूँ, ब्याज भर रहा हूँ, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भर रहा हूँ या उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। पालमपुर की कहानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। और दूसरा मदर इंडिया, एक मूवी देख लो, आपको क्लियर समझ में आता है। मूवी तो सभी लोग देख रहे हैं ना, लेकिन हम किस लिए देख रहे हैं? उसमें से किसी टॉपिक को उठाने के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल। और इतने सारे एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए, उसके बाद मैं जो भी बताऊंगा आपको सब ऑटोमेटिकली फटाफट समझ में आएगा। चलिए, मैंने कोरोना वायरस का 2 साल पहले एक बार दिया था, लेकिन अगर रियली बताऊं, ऐसा टीचिंग स्टूडेंट बन के बताऊं तो मजाक में दिया हुआ था। लेकिन प्रीलिम में भी मेरा मार्क्स आया था, बट ज्यादा नहीं आया। सीसेट में कुछ आया था मेरा 35, जो कि कुछ वैल्यू नहीं। और इसमें आया था मेरा कुछ 22 या 23 आया था, रिजेक्टेड, कैंसर। क्योंकि सीसेट अब पहले चेक होगा, अगर सीसेट के बाद अगर एक है ना प्रीलियम में सीसेट और GS1, और सीसेट पहले चेक होता है। हाँ, क्वालिफाइंग पेपर 33% आपका आना चाहिए। 33% का मतलब कितना? 66 मार्क्स। मेरा 25, बाहर भाग जाओ। जब ये क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद GS आपका चेक नहीं होगा। प्री में अगर आप 66 मार्क्स आ गए, प्री में 66 मार्क्स अगर आपका आ गया प्री में सीसेट में, तब आपका GS चेक होगा। ठीक है, फिर प्री का रिजल्ट निकलता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैटेगरी आता है, जनरल, ओबीसी, ऐसा मार्क्स लिस्टेड आता है। अगर मैं जनरल में हूँ, मान के चलो मेरा 95 आ गया है, और जनरल की कैटेगरी में आया है 94, और लास्ट ईयर का निकला हुआ था कितना 98, मेरा मार्क्स 95, कट, बाहर जाइए। ठीक है, अबे 98 आ गया, ये स्कोर लेके आपको फिर मेंस में बुलाया जाएगा। फिर मेंस में भी 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है, कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, मेंस में भी 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर में क्या क्या है? पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी। ऐसे नहीं, ऐसे बाद में इंग्लिश और एक आपका आपने जो भी चूज किया हुआ है, शेड्यूल 9th
आर्टिकल, शेड्यूल 9 के आर्टिकल में, और उसमें आप बहुत सारे आपका जो भी ये है ना लैंग्वेज प्रेफरेंस, आप एक लैंग्वेज प्रेफरेंस रहेगा और एक इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। दोनों पेपर चेक होने के बाद अगर आपका क्वालिफाइंग आता है, क्वालिफाइंग 50%, अगर उतना आपका आता है तो आपका नीचे वाला पेपर चेक होगा। नीचे वाला पेपर मतलब पहला आपका से GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। क्वालिफाइंग पेपर होने के बाद तब ये चेक होगा। और मान लो अगर क्वालिफाइंग पेपर में आप क्रॉस हो जाते हो, कट हो जाते हो, तो ये पेपर चेक ही नहीं होगा। कई बार बहुत लोगों का ऐसा भी होता है, आप निकल जाएंगे खत्म कर, ठीक है। अब ये लोगों, ये मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है, ये मार्क्स जुड़ेगा भी नहीं, एंट्रेंस में भी नहीं जुड़ेगा, मार्क्स आपको बताया भी नहीं जाएगा, और मार्क्स इंटरव्यू में भी ऐड नहीं होगा। इन सारे लोगों को मिला के मार्क्स होता है आपका 1750, 1750। इसमें से आपको मार्क्स लाना है। फिर आता है इंटरव्यू के मार्क्स 275, 2025, 2025। आज तक 1100 के ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं लाया, आज तक का रिकॉर्ड है। जब से यूपीएससी बना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसमें आया, पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और पहले आईएएस थे सत्येंद्र टैगोर। तब से लेके आज तक 1100 के ऊपर कोई गया ही नहीं। लास्ट ईयर में किसी का मार्क्स आया था 1060 या 62 आया था, ये मार्क्स था जनरल कैटेगरी का। 1100 के ऊपर कोई नहीं गया। आपके पास चांस है 1800, 1900, है ना। चलिए नहीं, आपका भी है ना, स्टेट है ना, स्टेट भी इतना आसान थोड़ी है। चलिए 1865 अवध कमर्शियल बैंक, 1889 अवध कमर्शियल बैंक, हाँ अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। 1889 इलाहाबाद बैंक, 1894 पीएनबी बैंक, 1911 1911 सीबीआई बैंक, वो सीबीआई वाला नहीं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ 1969 में क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा अलग कर दो, ये इतना हो गया, 4 बैंक की बातें हो गई। 1969 में एक चीज हुआ, इसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार आई, सरकार ने कहा कि देखिए इकोनॉमिक्स बहुत नीचे जा रहा है, तो अगर नीचे जा रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, और बहुत सारे बैंक डाउन हो रहे हैं। तो आपको एक चीज पता होगा कि अगर बैंक्स कम हो गए या बैंक्स अगर डाउन हो गए, तो बैंक्स के वजह से इंडिया का ग्रोथ या किसी भी देश का, कंट्री का ग्रोथ, जीडीपी माइनस लेवल पर जाएगा। अब आप सोचते बैठेंगे सर ऐसे कैसे, बैंक से जीडीपी का क्या रिलेशन है। धीरे धीरे इसके बाद देखेंगे, जीडीपी और टैक्स के स्लैब में मैं आपको बताऊंगा। बैंक, जीडीपी और टैक्स, ये तीनों का आपस में एक मिक्सचर, उसी के द्वारा इंडिया का एक जीडीपी बनेगा। क्लियर। 1911 1969 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद 14 अलग अलग बैंकों को नेशनलाइज किया गया। 1980 में क्या हुआ, 6 अलग अलग बैंकों को फिर से भारत सरकार ने क्या किया, नेशनलाइज किया गया, ठीक है। हाँ ये नाम याद रखना, मेरे पास है ट्रिक, मैं आपको वो भी बताऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो 1993 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
हाँ, इलाहाबाद। बैंक ऑफ स्टेट बैंक की जो शाखा है ना और भी मजबूत हो रही है। 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज किया गया, किसमें? एसबीआई में। 2017 में बैंक ऑफ महिला बैंक, आपने सुना होगा, महिला बैंक को मर्ज किया गया, किसमें? एसबीआई में। यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट है, बैंक ऑफ इंदौर है या बीओ करके आगे का छोड़ देना, आपको मिले तो आप बाद में लिख लेना, नहीं तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूँ। बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ, वो सब कब हुए थे? ये सब एक एक बैंक धीरे धीरे आ रहे थे, उसमें ऐड हो रहे थे। 1955 के बाद, सॉरी 1955 में ही 8 अलग अलग बैंकों को एक साथ मर्ज किया गया। नहीं, वो बैंक ऑफ हैदराबाद और पटियाला, वो नहीं महाराष्ट्र के पास में, लेकिन हैदराबाद और वो 2-3 थे, वो तो अब भी जस्ट है रिसेंट में, मतलब रिसेंट में जैसा भी बैंक ऑफ सौराष्ट्र है ना, 2008 में हुआ। यहाँ का एक एक बैंक का नाम लेना, मैं बताता हूँ। बैंक ऑफ हैदराबाद नहीं, बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में हो गया। बैंक ऑफ इंदौर, गूगल बाबा पे ज्यादा मत जाइए, बाबा जो है ना परेशान कर देंगे। नहीं, अभी मत देखिए। हाँ, विजय बैंक देना बैंक मर्ज हुआ, किसमें हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में। या 2018। एक्चुअली मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बाद में आपको बता दूँ। गलत पढ़ाने से अच्छा है तो बाद में बताएंगे तो बेटर, ठीक है। 2008, 2010, 2017, 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 2010 में बैंक ऑफ क्वेश्चन मार्क, 2017 में बैंक ऑफ महिला बैंक, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को फिल करेंगे। 2018 में विजया बैंक देना बैंक को मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आज का टॉपिक क्लोज। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लिखना है, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगर फास्ट जा रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अभी ये प्री हुआ है, अभी फिल्म बाकी है। बैंकिंग सेक्टर, हाँ, इकोनॉमिक अभी डेप्थ नहीं हुआ है। ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर केवल और केवल 1 से 2 मार्क बस। अभी आपने 2 मार्क डीप में एसबीआई आरबीआई के बारे में, डीप में एसबीआई आरबीआई के बारे में पता है, और वो भी डीप में नहीं हुआ, अभी उसकी कहानी बड़ी लंबी है। आपने बताया कि इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, क्या हुआ? यस, इट मीन्स अभी हम लोग बाहर मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर मिलते हैं, वैसे ही अभी यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी मैरिज बाकी है, एंगेजमेंट बाकी है, फर्स्ट डेट है। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक आप सबको ऑनलाइन? आपको नहीं सर, क्लियर है। क्वेश्चन तो है बट आप ओके, उसको बाद में कवर करेंगे। यस, इसके बाद अब डेप्थ में जाएंगे। अब इसके बाद डेप्थ में जाएंगे।
नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक आपका जीएसटी रहे। हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा भी गलत हो रहा है। रैंडम टॉपिक लेंगे, ये थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आएगा। जो टॉपिक नजदीक में है, जो सीधा द हिंदू के पेपर को अभी टच कर रहा है, तो इससे टॉपिक लेके जाएंगे। कुछ एनसीईआरटी के बेसिक कवर को भी कंप्लीट करते चलूंगा मैं भी साथ में। जीएसटी का बेसिक लूंगा, बाकी प्लानिंग इन इंडिया। जीएसटी पेपर को थोड़ा सा रिलेटेड करेगा और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपको जैसे आपने बोला ना सर लास्ट में, तो उसको बाद में ही पढ़ाएंगे। बेसिक लेके उसके बाद बैंकिंग इन ऑर्डर, नो ऑर्डर में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। मतलब आप अगर मुझे बोलेंगे सर ऑर्डर में चलिए तो मैं ऑर्डर में चलूँ, नहीं तो फिलहाल मैं अपने हिसाब से चलूँ। इंटर रिलेटेड टॉपिक जो आपको है, यस यस, उसके बाद बीच बीच में मैं केवल बेसिक लूंगा। बेसिक होने के बाद जीएसटी हमें बेटर समझेगा। हाँ, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ बोल दूं? थैंक यू। आपको बेसिक बताऊंगा, डीप में अभी कहीं नहीं जाऊंगा। डीप में कब जाऊंगा? चैप्टर वाइज जैसे आपको जा रहा है, रमेश सिंह का जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज ही जाऊंगा। हाँ, बुक इसी को प्रेफर करूंगा, और इसका जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज ही जाएंगे, लेकिन बीच बीच में थ्योरेटिकल नॉलेज देता चलूंगा। रमेश सिंह बेटर है, और बाकी एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। बाकी कुछ आपका स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स, तो आपने इकोनॉमिक्स की क्या बुक पढ़ी है? रमेश सिंह। तो बिसाइड रमेश तो और क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स के बाद आपका मैंने बीकॉम और बीएड में जो हमारे पास इकोनॉमिक का सब्जेक्ट होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बस बाकी कुछ। बाकी आपका मैं जैसे जनरल योजना, वेल्थ नेशन, वो सब ये सब टेक्स्ट बुक है, ये तो आपको अदर वे से पढ़ना ही है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैं फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसको पढ़िए। जैसे अभी बुक पढ़िए, जैसे अभी एक नाम मैंने आपको क्या बताया था, द वेल्थ ऑफ नेशन 1770, एडम स्मिथ की एक टेक्स्ट बुक है। ऐसे बुक्स को रेफर कीजिए, बाकी ज्यादा मत जाइएगा सर रमेश सिंह का बुक है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। बीकॉम में तो मैं 11th में बीकॉम में तो उधर का भी तो बोला है कि मॉडर्न इंडिया के लिए एडम स्मिथ देखिए कैसा है ना, सबसे पहले तो मॉडर्न इंडिया, हाँ सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत बड़ा पैटर्न है, और ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये आपको हायर लेवल में ही पढ़ाया जाता है। अभी अगर मैं 11th 12th में खड़े हो कि ये मैं बैंक के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ाने लगूं, तो बच्चे पूरे के पूरे परेशान हो जाएंगे। वहां पर एक पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी केवल मीनिंग बताया जा रहा है, और आपको जब मैंने आपको प्रीलिम का टॉपिक लिखवा के दिया, आपको जब पॉवर्टी पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, पॉवर्टी का मीनिंग, पॉवर्टी भारत में कितना परसेंटेज है, जीडीपी का परसेंटेज कितना है, उनको डिटेल में नहीं, उनको केवल ऊपर का लेवल। पॉवर्टी का मतलब गरीबी रेखा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, उसका कुछ छोटा सा मीनिंग, 11th 12th कंप्लीट। वैसे भी कौन पढ़ता है? आपने एमपीएससी का पेपर चेक किया? और नहीं, एमपीएससी को मैंने देखा नहीं। हाँ, पेपर पैटर्न है उसके पास मेरे पास, उसको मैंने देखा नहीं। हाँ, सर ने अगर बताया होता तो आपका भी जैसे यूपीएससी का पूरा लिख के रखा हूँ, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में सजेस्ट कर दूँ। जैसे आपको मैंने बताया यूपीएससी में 22% आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, और 150 मार्क्स अप्रॉक्स आता है। 15% आते प्रीलिम्स में और मेंस में जो आते हैं। ओके, मैं पूरा स्टडी डिटेल सर्च करके फिर बताऊंगा। साइंस टेक्नोलॉजी का 30%, अभी हमारे पास कुछ 5 मिनट बचा हुआ है, तो थोड़ा सा बाहर की बात कर लूंगा। बाहर की बात ये है कि मतलब आपका जो पर्सनल एटीट्यूड होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोसफी में, हमारे पास पेपर 1 में एक एटीट्यूड का टॉपिक है। आपका एक पर्सनल एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि अगर आप आज से ही तैयारी कर रहे हो, तो जब आपने सोचा ना कि सर मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है,
सर मुझे महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है या एमपीएससी में जाना है, ये सारे ऐसे है ना कि सबसे पहले आपके दिमाग में एटीट्यूड की प्रस्तावना आना चाहिए। प्रियम्बल पढ़ाया गया ना इंडियन पॉलिटी में 1949 में प्रियम्बल को लिया गया। We the people of India solemnly resolve to public in India, surgeon resolve, उसके बाद डेमोक्रेटिक लाइन लिखा हुआ है। कुछ चीजें इसमें बाद में आया, सर्जन, सोशलिस्ट, सेक्युलर कब आया? 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट में आया, 1949 में आया। 42वां जब संविधान का संशोधन हुआ तब उसमें प्रेम्बल में जोड़ा गया, कौन से पॉइंट को जोड़ा गया? सर्जन, सेक्युलर और नहीं, डेमोक्रेटिक जोड़ा नहीं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और सर्जन। मतलब कहने का मतलब है कि आपका पर्सनल एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि आपको देख के लगे यस यू आर द ऑफिसर। ऑफिसर की जो पहली प्रस्तावना है, आपको मार्केट में आप जा रहे हो, किसी की चीजों को समझ रहे हो, कुछ चीजें कीजिए जिससे अंदर से फील आए। टॉपिक में लिखा नहीं है इकोनॉमिक्स में, मैं फिलोसफी की बातें बता रहा हूं। अगर आपने फिलोसफी ऑप्शनल में लिया तब तो अच्छा है, और नहीं लिया ना तब भी आपको फिलोसफी का एक सब्जेक्ट आएगा, एथिक्स, GS4, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। GS1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। GS2 एनवायरमेंट, GS3 बायोडाइवर्सिटी, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एक ही सब्जेक्ट है, नाम एक साथ दिया। GS2 पॉलिटी, GS2 और GS3 में साइंस टेक्नोलॉजी के लिए बताएगा। GS4 अच्छा सब्जेक्ट है, एथिक्स। मैंने इसीलिए फिलोसफी को चुना है क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे नाम है ना मेरे पास। हिस्ट्री को भी कवर करता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये भारतीय दर्शन क्या है, इंडियन फिलोसफर कौन है, वेस्टर्न फिलोसफर कौन है, और ये जितनी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ मैं केवल मेरे इंडियन फिलोसफी का सब्जेक्ट लिया हूँ दर्शन शास्त्र, इसलिए आपको भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए एमपीएससी में भी सब्जेक्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी। नहीं होगा तो नाम चेंज करके आज रेडी कर कीजिएगा, एटीट्यूड का एक सब्जेक्ट होगा। इंडियन इकोनॉमिक, इसके पहले क्या गया? डिजास्टर, उसके पहले नहीं, उसके पहले क्या सब्जेक्ट क्या बोला आपने? हाँ आ गया ना, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एथिक्स का ही तो हाँ, एथिक्स को कनेक्ट कर रहा है, नैतिकता को कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। ह्यूमन राइट्स भी एक सब्जेक्ट है, नैतिक एथिक्स में जब आप पढ़ोगे ना, कुछ चैप्टर नंबर 5 या 6 के आसपास है ह्यूमन राइट्स। हाँ सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, ये मैं मान सकता हूँ, सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक है। उनके पास एक सब्जेक्ट ही है एथिक्स का, ये मतलब इंडियन फिलोसफर कौन है, वेस्टर्न फिलोसफर कौन है, उनकी बातें क्या है, कांट क्या है, अरस्तु क्या है। वेस्टर्न फिलोसफर की बात कर रहा हूँ। इंडियन फिलोसफर में स्वामी विवेकानंद कौन है, गांधी जी कौन है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये बताना क्या चाहते हैं, फिलोसफी की बातें बताना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, ठीक। वेलकम। आप लोगों को कोई डाउट है? एनी डाउट? ऑनलाइन वाले? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम।